गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गर्मी बहुत है। इस गर्मी में अपन अब नेक्स्ट लेक्चर शूट कर रहे हैं आज। तो अभी तक अपन ने सरफेस टेंशन कंप्लीट कर लिया है। सरफेस टेंशन में किसी को दिक्कत हो तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। अच्छा, एक दो वीडियो हैं अपन के एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन और वो वाली एक वीडियो है, शायद उसमें अपन की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, पर आप लोग यदि लीड से सुनेंगे तो आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, आपको सुनाई देगी। अच्छा, मैं ये विस्कोसिटी जब कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स अपन की कंप्लीट हो जाएगी, तो लास्ट में यदि आपको दिक्कत होगी तो मैं उसका दोबारा से लेक्चर बना के डाल दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरे साथ, कोशिश करें करने की। गर्मी बहुत है और आप लोग भी गर्मी में घर पर बच के रहें और पढ़ाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को पढ़ाई के लिए यूज करें अच्छे से। और कोरोना भी अब धीरे धीरे जा रहा है, तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि शायद स्कूल जल्दी खुल जाएं, पर देखो क्या होता है। तो अपन का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने बच्चों ये फिजिक्स में मैकेनिक्स में आपने फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? फ्रिक्शन पढ़ रखा है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है अपन का? फ्रिक्शन में अपन ऐसा ही तो पढ़ते हैं कि कोई भी अपन को सरफेस दे रखी है, उस सरफेस पर माना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपन का मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो सरफेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करती है? अपोज करती है। तो ऑब्जेक्ट के मोशन का जो अपोज कर रही है उस प्रॉपर्टी को अपन ने बोल दिया उस सरफेस का फ्रिक्शन। क्या बोल दिया? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में मेनली क्या काम होता है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस क्या होता है? अपोज होता है। तो जैसा फ्रिक्शन का काम होता है ऐसा ही किसका काम होता है? लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, उसका काम होता है। तो ये जो विस्कोसिटी है अपन की, ये क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली चीज तो अपन को ये आनी चाहिए कि विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड की। चलो, ये बात अपन को क्लियर हो गई। तो देखो, ये जो विस्कोसिटी होती है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। ठीक है, आपने माना कि दो बाल्टी ले ली। एक बाल्टी में अपन ने क्या है? पानी भर के रखा है, वाटर, और दूसरी बाल्टी में अपन ने माना कि क्या भर के रखा है? हनी, शहद। अब मैं किसी चीज को एक बार पानी में गिराता हूं और उसी सेम चीज को मैं किस में गिराता हूं? हनी में। तो मुझे आप लोग कॉमन सेंस से एक बात बताइए बच्चों कि जिस चीज को मैं गिरा रहा हूं वो उस बाल्टी में सरफेस पर, बॉटम पर पहले किस में पहुंचेगी? वाटर में पहले पहुंचेगी या हनी में? तो आप लोग बोलेंगे कि सर पहले वाटर में पहुंचेगी, बाद में किस में पहुंचेगी, मतलब ज्यादा टाइम किस में लगेगा अपन का? हनी में। तो देखो बच्चों, वाटर में पहले क्यों पहुंच रही है और हनी में ज्यादा टाइम क्यों ले रही है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वो जो अपन का फ्लूइड है उसके पास क्या है? विस्कोसिटी है। ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसमें अपन का टाइम कैसा लगेगा? ज्यादा। और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसमें टाइम कैसा लगेगा अपन का? कम। विस्कोसिटी का मीनिंग होता है जो कोई भी अपन का फ्लूइड दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, उसके गाढ़ेपन से अपन मतलब निकालेंगे किसका? विस्कोसिटी का। गाढ़ापन। गाढ़ेपन का मतलब है पार्टिकल कैसे होंगे अपन के पास पास में। ठीक है, तो देखो विस्कोसिटी कुछ भी नहीं है, कोई भी अपन फ्लूइड ले रहे हैं उस फ्लूइड का क्या है? फ्रिक्शन है। विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की तरह काम करेगी। तो इसका मेन काम क्या है कि ये फ्रिक्शन की तरह रिलेटिव मोशन का क्या करेगी? अपोज करेगी। मोशन का क्या करेगी? अपोज करेगी। तो देखो, जो चीज ज्यादा गाढ़ी होगी उसका फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा। अब जो चीज ज्यादा गाढ़ी होगी, डेंस होगी, जिसके पार्टिकल ज्यादा नजदीक होंगे, इसका मतलब है उस वाली चीज की विस्कोसिटी कैसी है अपन की? ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ कॉमन सेंस से बच्चों कि ये अपन का वाटर है और ये हनी है, तो वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होगी या फिर हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी? मैंने क्या बोला? गाढ़ेपन किसी चीज के, किसी फ्लूइड के या लिक्विड के गाढ़ेपन को अपन किससे बताएंगे? विस्कोसिटी से। जो ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा डेंस होगा,
उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो मुझे बताओ वाटर और हनी में से कौन ज्यादा गाढ़ा होता है अपन का? तो ज्यादा डेंस कौन होता है अपन का? हनी। उसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो हनी की जो विस्कोसिटी है वो वाटर के कंपेयर कैसी होती है अपन की, ज्यादा। ठीक है, तो एक बात मेरे समझ में आ गई कि भाई वाटर में जब मैं गिराऊंगा तो क्या है, कम फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन का क्या है, अपोज कम हो रहा है, तो उसमें क्या है, जल्दी से पहुंच जाएगी। तो देखिए बच्चों, फिर तो यही सब मैंने लिखा है यहाँ पर। देखो, विस्कोसिटी नथिंग बट लिक्विड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। ठीक है, द प्रॉपर्टी। अच्छा, ये क्या अपन की डेफिनेशन है, ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है, याद रखना। ये क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, देखो, ये फ्लूइड की क्या अपन की प्रॉपर्टी है ये। और ये प्रॉपर्टी क्या करती है, फ्लूइड की जो लेयर होती है उन लेयर के बीच में क्या करती है, रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। अच्छा, आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, जीरो। ये मैंने आपको क्या है, टाइप ऑफ फ्लूइड जब पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है अपन का आइडियल फ्लूइड और दूसरा कौन सा होता है, रियल। तो आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अभी आपको जो एग्जांपल दिया था हनी और वाटर वाला, तो उसमें हनी की विस्कोसिटी क्या होती है, वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लोग लिख लेना ऊपर हाशिए में कि जिसकी डेंसिटी जो ज़्यादा डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी अपन की, ज़्यादा। विस्कोसिटी को अपन डायरेक्टली किससे बता रहे हैं, गाढ़ेपन से। तो ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो, एक होता है अपन का विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या है, द फोर्स बिटवीन द लेयर अपोजिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम आर नोन एज द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। मतलब जो फ्लूइड की लेयर होती है उन लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है, जो फोर्स अपोज करता है, उस फोर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये अपन के सिंपल सिंपल से पॉइंट हैं, इनको आप लोग याद रख लो। इसमें नीचे एक लाइन और लिख लो। देखो, इट मीन्स viscosity may be thought of it means viscosity may be thought of as the internal friction of a fluid in motion। तो फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उसका जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी से अपन विस्कस फोर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं तरीका। तो आप लोग एक बार ये उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए बच्चों कि विस्कोसिटी के कारण जो अपन का विस्कस फोर्स लगता है वो किस तरीके से लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये माना कि अपन की कोई रिवर है और रिवर का ये वाला जो सरफेस हो कैसा है, रेस्ट वाला सरफेस है, इसको अपन बोल रहे हैं रिवर बेड। ठीक है, मतलब इस वाली जगह पर जो अपन का ये, मतलब ये वाली जो सरफेस है किसमें, अपन की रेस्ट में। मतलब ये अपन की बहुत सारी फ्लूइड की लेयर है, देखो ये वाली। मतलब ये यदि अपन की रिवर है तो अपन का फ्लूइड कैसे मोशन कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, और ये वो वाली सरफेस है जो रिवर की किसमें, रेस्ट में। और ये वाली जो सरफेस है सबसे ऊपर जो मैंने बनाई है वो कौन सी अपन की, वो सरफेस अपन की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए एक बात समझो, माना कि ये अपन का वाटर भरा हुआ है ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर मैंने एक सॉलिड सरफेस लिया और सॉलिड सरफेस को मैं कितनी स्पीड से रन करा रहा हूँ, 20 स्पीड से रन करा रहा हूँ आगे की तरफ। तो देखो बच्चों, यदि सॉलिड सरफेस को मैं 20 स्पीड से ऐसे आगे की तरफ रन करा रहा हूँ तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो अपन की फ्लूइड लेयर होगी, ध्यान से सुनना, इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो अपन के फ्लूइड की लेयर होगी, लिक्विड की जो लेयर होगी, वो लेयर कितनी स्पीड से मोशन करेगी। भाई आप लोग प्रैक्टिकली करके देखना, एक टब में क्या पानी भर लेना। ठीक है, अब पानी अपन का किस में, रेस्ट में, और आप लोग उस पर ऐसे तेज से हाथ चलाना।
ठीक है, तो आपके हाथ की जितनी स्पीड है तो उतनी ही स्पीड से अपन की वो वाली वाटर की लेयर मोशन करेगी जो किसके कांटेक्ट में, अपन के हाथ के कांटेक्ट में। तो वही सेम एग्जांपल यहाँ पर है, इसको देखिए कि ये अपन की कोई सॉलिड सरफेस है जिसको मैंने रिवर के ऊपर क्या है ऐसे, या फिर रिवर मत मानो, कोई भी आप ऐसी जगह मान लो जहां पे ये मैंने क्या लिक्विड भर के रखा है और ये उस कंटेनर की क्या है बॉटम वाली सरफेस है जिसकी स्पीड कितनी है 0, मतलब ये किस में अपन का रेस्ट में। तो फाइनली देखो जब मैं इस सॉलिड सरफेस को बी स्पीड से आगे की तरफ मोशन कराऊंगा तो बच्चों इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्लूइड की लेयर होगी उसकी स्पीड भी कितनी होगी बी। तो देखो इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो अपन की ये वाली फ्लूइड की लेयर है इसकी स्पीड मैंने कितनी बनाई है बी। अब आप लोग यदि ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे फ्लूइड में या लिक्विड में तो आपको पता लगेगा कि फ्लूइड की जो लेयर है अपन की उनकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे जो ये स्पीड कम हो रही है वो किसके कारण हो रही है, ये विस्कोसिटी के कारण हो रही है। क्योंकि मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा वाला फोर्स लगेगा, अपन का विस्कस फोर्स लगेगा, वो रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस रिलेटिव मोशन के अपोज के कारण, विस्कस फोर्स के कारण जो ये फ्लूइड की लेयर है इनकी स्पीड धीरे धीरे कैसी होती जाती है, कम। और फाइनली यदि मैं उस फ्लूइड की लेयर की स्पीड की बात करूं जो किसके कांटेक्ट में, इस रिवर बेड के कांटेक्ट में या फिर कंटेनर की बॉटम सरफेस के कांटेक्ट में है, तो उस वाली फ्लूइड लेयर की स्पीड कितनी दिखेगी आपको, 0। क्यों दिखेगी, इसलिए दिखेगी क्योंकि ये जो बॉटम अपन की सरफेस है, बॉटम सरफेस की स्पीड कितनी है 0, क्योंकि ये खुद तो किस में है, रेस्ट में। तो यदि ये खुद रेस्ट में तो मुझे एक बात बताओ, इसके कांटेक्ट में जो अपन की फ्लूइड की लेयर होगी उसकी स्पीड भी कितनी होगी 0। तो आपको ये डायग्राम थोड़ा समझ में आया या नहीं आया कि देखो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो अपन की फ्लूइड लेयर है उसकी स्पीड मैंने कैसी रखी है सबसे ज्यादा, उसके बाद अपन की धीरे धीरे स्पीड घटती गई है। देखो डिक्रीज हो रही है स्पीड, ये जो अपन ने एरो बनाया है ये एरो की लेंथ क्या बता रही है, अपन को स्पीड को बता रही है। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर है, इस वाली जगह पर, फिर धीरे धीरे घटती गई है और यहां पर जाके स्पीड कितनी हो गई है 0। तो ये आपको क्लियरिटी हुई या नहीं हुई। मैंने मान लिया कि ये जो अपन की वाटर की जो थिकनेस है या फिर कंटेनर में जिस हाइट तक अपन का वाटर भरा हुआ है या फिर कंटेनर के बॉटम सरफेस से फ्रिज सरफेस की जो अपन की हाइट है वो कितनी है 22। अब देखो मैंने मान लिया कि कोई ये वाली जगह है, इस वाली जगह पर जो फ्लूइड की लेयर है उस फ्लूइड की लेयर की स्पीड कितनी है अपन की u। अच्छा इससे dy हाइट पर यदि मैं कोई दूसरी फ्लूइड की लेयर देखूं तो उस वाली फ्लूइड की लेयर कितनी है अपन की u प्लस डी यू, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्लूइड लेयर की स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज होगी, और नीचे जाने पर क्या होगी अपन की डिक्रीज। तो बच्चों एक एक चीज देखिए, मैं dy हाइट ऊपर यदि देख रहा हूं तो बताओ स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है du का। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। ये u क्या है, किसी हाइट पर मैंने ऐसे ही कोई फ्लूइड लेयर की स्पीड मान ली, वो कितनी है अपन की u, ठीक है। और dy हाइट पर जो दूसरी अपन की लेयर है उसकी स्पीड कितनी है अपन की u प्लस डी यू। तो dy हाइट पर स्टूडेंट जो ये दोनों अपन की लेयर हैं, दोनों लेयर की स्पीड अपन को पता है कितनी है, एक की u है और दूसरे की कितनी है u प्लस डी यू। अच्छा dy हाइट के लिए या फिर dy डिस्टेंस पर जो अपन की लिक्विड की लेयर है उन लेयर में यदि मैं वेलोसिटी का या स्पीड का डिफरेंस आपसे पूछूं तो कितना अपन का du, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब देखो मुझे तो क्या करना है, फाइनली विस्कस फोर्स निकालना है, क्योंकि एक चीज मुझे पता लग गई कि लिक्विड की विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी के कारण रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। जैसे फ्रिक्शन के कारण जो अपन का फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन का इस विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स लगेगा बच्चों उसको अपन क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। तो फाइनली मेरा टारगेट है अपन को क्या निकालना है कि इस लिक्विड की विस्कोसिटी के कारण अपन का विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, ये अपन को निकालना है। तो देखिए तो अपन लिक्विड की विस्कोसिटी के कारण जो विस्कस फोर्स लगेगा उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, देखो ये एक लॉ है ये, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। तो देखो कैसे करते हैं, बी डिफाइंड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट अपन को लेना है बच्चों, ये किसके रेस्पेक्ट में लेना है, फ्लूइड की लेयर की जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में। मतलब मुझे किसके रेस्पेक्ट में लेना है, इस हाइट के रेस्पेक्ट में लेना है। क्या लेना है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अपन का जो विस्कस फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के,
ठीक है। दूसरा, एक जो अपन का ये विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, वो किसके होगा? जिस लेयर पर अपन विस्कस फोर्स निकाल रहे हैं उस लेयर के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए कि अपन का जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट मुझे किधर लेना है? इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेयर। जो लेयर अपन की है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे क्या लेना है? वेलोसिटी ग्रेडियंट लेना है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मीनिंग क्या? देखो, जैसे कि ये वाली अपन की लेयर है, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। मतलब मुझे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट लेना है, इस वाली हाइट या इस वाली डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मुझे क्या लेना है? वेलोसिटी ग्रेडियंट लेना है। ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये अब मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया कि विस्कस फोर्स कैसे निकालेंगे। अब मुझे निकालना है मैथमेटिकली, इसको डिफाइन करना है कि विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों, फाइनली मुझे निकालना है कि इसे लिक्विड, विस्कस लिक्विड के कारण या लिक्विड की ये जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, इसके कारण अपन का फोर्स कितना लगेगा, ये अपन को निकालना है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। डायग्राम बहुत सिंपल सा है, आप खुद से ऑब्जर्व करो एक बार कि माना कि अपन एक टब में वाटर भर लेते हैं, उस टब के ऊपर, उस वाटर की सरफेस के ऊपर आप हाथ को ऐसे चलाइए, तो देखो, तो आपके हाथ के कांटेक्ट में जो लिक्विड की सरफेस होगी उसकी स्पीड भी कितनी होगी? उस लिक्विड सरफेस की स्पीड भी उतनी ही होगी जितनी की अपन के हाथ की स्पीड है। ठीक है ना? दूसरी चीज कि जैसे जैसे अपन उस वाटर में नीचे की तरफ जाएंगे तो उस विस्कोसिटी के कारण दो लेयर के बीच में क्या आ जाएगा? अपन का वेलोसिटी में डिफरेंस आता जाएगा। दो लेयर के बीच में जो वेलोसिटी में अपन का डिफरेंस आएगा वो मैंने मान लिया कितना है? dy डिस्टेंस पर du है, ऐसा मैंने मान लिया। और जो रिवर बेड के कांटेक्ट में जो लिक्विड की सरफेस होगी उसकी स्पीड कितनी होगी अपन की? 0। ठीक है, मैंने मान लिया F क्या अपन का? फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लेयर ऑफ एरिया A। तो यहां पर जो अपन की ये जो वेलोसिटी में या स्पीड में जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों, वो किसके कारण आ रहा है अपन का? ये विस्कोसिटी के कारण आ रहा है। तो जो लेयर अपन की फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के में दूसरी वाली लेयर पर, वो कितना लगा रही है? F। और माना कि उस वाली लेयर का एरिया कितना हो गया अपन का? A। ठीक है, अब वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। इसको आप याद रखना, मुझे पता है कि वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट किधर लेना है? परपेंडिकुलर टू लेयर। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। दूसरी चीज, और जो अपन का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एरिया ऑफ लेयर। देखो आप, तो फाइनली बच्चों वो जो फोर्स है अपन का F, ये किसके कारण है? विस्कोसिटी के कारण लगने वाला फोर्स है। ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है du अपॉन dy। ये हो गई अपन की इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बात याद रखना कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है अपन का? du अपॉन dy। दूसरा देखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट को समझ लो, जैसे कि अपन का dv अपॉन dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर उसको और क्या बोल देते हैं अपन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जब ग्रेडियंट की जनरली बात होती है तो उस वाली कंडीशन में अपन क्या लेके चलते हैं? उस वाली कंडीशन में अपन जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं वेलोसिटी का, जिसका भी अपन से ग्रेडियंट पूछा, वो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं अपन? वो निकालते हैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। दूसरा, कि ये जो अपन का फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? एरिया के। और एरिया को मैं किससे बता रहा हूं? ए से। ध्यान रखना, ये एरिया क्या अपन का? लेयर का एरिया है, जिस लेयर पर क्या लग रहा है अपन का? विस्कोसिटी के कारण फोर्स लग रहा है, उस लेयर का क्या है? एरिया। दूसरी बात, डी यू अपॉन डी वाई क्या है? डी वाई डिस्टेंस पर जो दो लेयर है अपन की, ऐसे याद रखना, मैं जैसे बोल रहा हूं डी वाई डिस्टेंस पर जो दो लेयर हैं उन दोनों लेयर के बीच की स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना अपन का? डी यू। ठीक है, ये हो गई अपन की इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिलाकर, वाई इक्वेशन 1 एंड 2, बताओ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा अपन का? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना? ए डी यू अपॉन डी वाई। अब देखो, फाइनली मुझे प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाना है, इक्वल टू लगाना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट आता है बच्चों, कांस्टेंट क्या होता है? देखो, एफ बराबर ईटा ए डी यू अपॉन कितना? डी बाई।
तो फाइनली जो अपन का विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स होता है वो कितना होता है, इसको बोलते हैं ईटा ए डी यू अपॉन डी वाई, और ये होता है ईटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको अपन, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस वाले फॉर्मूला पर काफी अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है बच्चों की, ये यदि फोर्स यदि है, देखो ध्यान से सुनना, फोर्स यदि है तो मुझे बताओ फोर्स की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताइए कि ये जो अपन का फोर्स लग रहा है, ये इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये लग कैसे रहा है, ये ऐसे ही तो लग रहा है, देखो कि ये माना कि अपन की दो लेयर है। ठीक है, दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपन की, डी बाई। ठीक है, और दोनों के बीच का अपन का डिफरेंस कितना हो गया, स्पीड का डी यू, और लेयर का जो एरिया है वो कितना हो गया, ए। अब देखो इस ऊपर वाली लेयर की स्पीड माना कि ज्यादा है नीचे वाली से, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो देखो नीचे जा रहे हैं तो अपन का एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा हो किसके कारण लग रहा है, विस्कोसिटी के कारण। तो देखो वो जो अपन की लिक्विड की लेयर आएगी उसकी स्पीड को कम कौन कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा, पैरेलल टू सरफेस, अलोंग द सरफेस। तो फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो अपन का फोर्स है बच्चों, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अलोंग द लिक्विड लेयर। कैसी होगी, अलोंग द लिक्विड लेयर, और किधर होगी, अपोजिट टू मोशन। ठीक है, तो फाइनली एक लाइन लिख लो, देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स along the liquid layer and opposite to motion। अब देखो काफी बार जब बच्चों अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो अपन क्या इसके आगे माइनस लगा देते हैं, तो माइनस ए डी यू अपन क्या लिखते हैं, डी बाई। अच्छा ये माइनस में क्यों लगा रहा हूं बताओ, ये जो माइनस में है वो क्या बता रहा है अपन को, डायरेक्शन बता रहा है, किसकी, फोर्स की। अब डायरेक्शन के लिए मैंने माइनस क्यों लगाया है, ठीक है, ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस स्पीड की डायरेक्शन के कैसी होती है, अपोजिट। तो अपोजिट है, उस अपोजिट डायरेक्शन को कौन बता रहा है अपन का, माइनस। तो याद रखना वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो अपन का फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होता है अपन का, वो फोर्स होता है अपन का F बराबर ईटा ए डी यू अपॉन डी वाई, जहां पर ईटा क्या है, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। ईटा क्या होता है अपन का, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अच्छा ये जो फोर्स होता है वो फोर्स अपन का लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल लगता है, पैरेलल लगता है, इसलिए इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। तो लिख लेना ये वाला फोर्स कौन सा अपन का, टेंजेंशियल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स। तो ये लिख लो अपन का, ये हो गया कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। अब इधर देखो टेंजेंशियल फोर्स है ये माना कि, अब आगे देखो इधर, अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ाया है कि स्ट्रेस क्या होती है, तो बताओ दो तरीके की स्ट्रेस पढ़ाई थी, एक तो मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस और एक पढ़ाई थी मैंने शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होती थी अपन की, शियर स्ट्रेस जो होती थी वो कौन सी होती थी अपन की, एक तो पढ़ाई थी मैंने टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरी कौन सी, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होती थी कि कोई भी सरफेस के अलोंग या पैरेलल जो फोर्स लग रहा है वो डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया क्या कहलाती है अपन की, शियर स्ट्रेस। तो देखो इस वाली इक्वेशन को यदि मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखूं तो कैसे बढ़ा के लिखूंगा, देखो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, म्यू या फिर ईटा डी यू अपॉन क्या है, डी बाई। अच्छा ये कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स, और ये क्या है, सरफेस का एरिया। तो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया क्या होगा अपन का, शियर स्ट्रेस। तो फाइनली शियर स्ट्रेस जो आ गई अपन की वो कितनी आ गई, ईटा डी यू अपॉन क्या है, डी बाई। याद रखना ईटा क्या है, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ईटा क्या अपन का, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। तो फाइनली अपन को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। अब जो अपन को नई चीज बच्चों यहां से मिली है वो क्या मिली है, ये ईटा, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो ईटा के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ईटा। चलो यूनिट लिखो इसकी। एसआई यूनिट में लिख रहा हूं। चलो सबसे पहले एसआई यूनिट यदि मुझे लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईटा की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। बताओ एफ अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है अपन का, ईटा डी यू अपॉन क्या है, डी बाई। तो फाइनली यहां से बच्चों ईटा की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, देखो एफ अपॉन ए डी वाई ऊपर चला गया और नीचे कौन आ गया अपन का, डी यू। ठीक है, ये कैसे आई आपको समझ में आया नहीं आया, इस वाले फॉर्मूला से, ये मैंने हटा दिया। चलो ईटा की मुझे एसआई यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे अपन, बताओ एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर इंटू डी वाई। डी वाई का मतलब क्या है, डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो। तो कोई भी डिस्टेंस हो उसकी यूनिट तो हमेशा क्या होती है अपन की, मीटर अपॉन डी यू। ये क्या है, स्पीड, तो स्पीड की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर से मीटर कट गया, तो फाइनली एसआई यूनिट जो हो गई बच्चों इसकी क्या हो गई, देखो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू क्या है, सेकंड। तो ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या हो गई, न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन क्या है, मीटर स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं अपन पॉइजले। क्या बोलते हैं, पॉइजले। क्या बोलते हैं इसको अपन, पॉइजले। तो लिख लो न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं, पॉइजले। अच्छा ऐसे माना कि मुझे इसकी बच्चों सीजीएस यूनिट निकालनी है, तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो वही फॉर्मूला मुझे पता है, एफ अपॉन ए डी बाई अपॉन कितना, डी यू। चलो मुझे एक बात बताओ कि सीजीएस यूनिट यदि निकालेंगे तो मुझे यहां पर सबकी कौन सी वाली यूनिट रखनी पड़ेगी, सीजीएस। तो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है अपन की, डाइन। अच्छा डी बाई डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। एरिया की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी यू की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर अपॉन कितना, सेकंड। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो बच्चों फाइनली जो अपन की यूनिट बची, क्या बची, देखो डायन इंटू क्या है, सेकंड अपॉन क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपन की सीजीएस यूनिट हो गई। और ये जो डायन इंटू सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसको बोलते हैं अपन पॉइज। क्या बोलते हैं, पॉइज। तो बच्चों आपको जो क्वेश्चन में जनरली जो यूनिट देके रखी होती है वो पॉइज में देके रखी होती है। ठीक है, और अपन को फिजिक्स में जो भी आंसर निकालने होते हैं, ठीक है, वो किस में निकालने होते हैं, एसआई यूनिट में। या फिर अपन को देखना होता है कि भाई अपन के ऑप्शन में आंसर की यूनिट क्या देके रखी है। तो देखो यदि पॉइज में अपन को यूनिट देके रखी है तो बच्चों मुझे एक बात बताइए कि मुझे पॉइज को किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, पॉइजले में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मतलब सीजीएस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बताओ इसको एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो एक पॉइज इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आप लोग लिख लो, निकाल सकते हैं। डाइन को आप न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, सबने पढ़ा हुआ है 10⁵5। ठीक है, सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर सकते हैं। और वहां से आप लोग जब रिलेशन निकालोगे बच्चों तो वो रिलेशन आता है, वन पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन क्या है, मीटर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि पॉइज को यदि मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितने से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड कर देना है उसको। कितने से डिवाइड करना है, 10 से। तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लो, फिर मैं इस पर एक दो क्वेश्चन करा देता हूं आपको। लिख लो, ये यूनिट बहुत जरूरी है, आनी चाहिए अपन को। एसआई यूनिट क्या अपन की, पॉइजले। और सीजीएस यूनिट होती है अपन की क्या, पॉइज। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। लिखो ए लार्ज वुडन प्लेट ऑफ एरिया, ए लार्ज वुडन प्लेट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर floating on the surface of a river
is made to move horizontally, is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a tangential force, by applying a tangential force if the river is 1 meter deep and the water in contact with the bed, and the water in contact with the bed is stationary, find the tangential force needed to keep the plate is moving. देख लो, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² पॉइज। तो देखिए अपन को इसमें कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। इसमें अपन को दे के रखा है, क्या क्या दे के रखा है देखो। एक तो मुझे दे के रखा है कि जो वुडन प्लेट है अपन की, ये भाई ये अपन का वाटर है, उसके ऊपर मैंने सॉलिड सरफेस रख दी है। वो सॉलिड सरफेस किसकी रखी है मैंने? वुडन प्लेट की। तो वुडन प्लेट का जो एरिया आपको दे के रखा है वो दे के रखा है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा आपको दे के रखा है कि रिवर जो है उसका बेड किस में अपन का? वो रेस्ट में, मतलब सबसे लोअर वाली जो लिक्विड की लेयर होगी या फिर रिवर बेड के कांटेक्ट में जो लिक्विड लेयर होगी बच्चों, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। अब आपसे बोला है कि अपन ने वो जो वुडन ब्लॉक है, वुडन टेंजेंशियल फोर्स लगाया है इस तरीके से, और उस टेंजेंशियल फोर्स के कारण वो जो वुडन ब्लॉक है, प्लेट है, उसकी स्पीड कितनी होगी अपन की? 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये माना कि अपन का रिवर बेड है और ये इसमें क्या वाटर भरा हुआ है, तो अपन की जो वुडन प्लेट है वो कहाँ पर है? ये रही। इस पर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण इसकी स्पीड हो गई कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। पर मुझे एक बात बताओ कि ये जो रिवर बेड है अपन का, इसके कांटेक्ट में जो लेयर है उसकी स्पीड तो अभी भी कितनी है? 0। ठीक है, चलो। और अपन को एक चीज और देके रखी है कि ये जो रिवर है वो कितनी गहरी है अपन की, कितनी डीप है? 1 मीटर। ये अपन को देके रखा है। अब अपन से पूछा है कि इसको कंटिन्यूअसली मोशन बनाए रखने के लिए अपन को इस पर कितना टेंजेंशियल फोर्स लगाना चाहिए, और आपको देके रखी है कि भाई ये जो वाटर है इसकी विस्कोसिटी है 10⁻⁻² पॉइज। ये सब देके रखा है आपको। तो देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है कि F/A इज इक्वल टू क्या होता है? ईटा du अपॉन कितना होता है? dy। मैंने आपको बोला है कि इसको आपको कैसे याद रखना है। ये A तो क्या है? जो हॉरिजॉन्टल अपन की लिक्विड सरफेस है उसका एरिया। अच्छा, dy क्या है? dy उन दो लेयर के बीच की डिस्टेंस है जिनके बीच का अपन का स्पीड का डिफरेंस कितना है? du। ध्यान से सुनना, dy क्या अपन का? उन दो लेयर के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, जिनके बीच की स्पीड का डिफरेंस कितना दे रखा अपन को? du। तो देखो अपन को ये वाली बात पता है कि इस वुडन प्लेट के जस्ट कांटेक्ट में जो अपन की लिक्विड लेयर है बच्चों, उस लिक्विड लेयर की जो स्पीड है वो कितनी है अपन की? इस वुडन प्लेट की स्पीड के बराबर। और ऐसे ही रिवर बेड के जस्ट कांटेक्ट में जो अपन की लेयर है उसकी स्पीड कितनी है अपन की? 0। तो बताइए, ये जो अपन की एक लेयर यहां पर है और दूसरी लेयर यहां पर है, मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पर जो अपन की लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच की जो अपन की स्पीड का डिफरेंस है वो कितना हो गया अपन का? du हो गया। और उस du की वैल्यू कितनी होगी अपन की? 2 - 0, मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो एक बात तो मुझे पता लग गई कि इस टेंजेंशियल फोर्स को निकालना है और इस लिक्विड लेयर की मुझे एरिया लेनी है, तो कितना ले लूंगा? 10। ईटा की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻² पॉइज में, तो इसको मुझे SI यूनिट में चेंज करना है, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। ठीक है। du की वैल्यू कितनी हो गई? 2 - 0। तो 2 - 0 पर 2 - 0 कितनी
लेंथ के लिए, कितनी डिस्टेंस के लिए, 1 मीटर डिस्टेंस के लिए। तो बताओ dy की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो फाइनली बच्चों यहाँ से जो मेरा फोर्स की वैल्यू आ रही हो कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁻2 न्यूटन। तो बताओ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया या नहीं आया। और भी मैं बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले अपन एक लॉ पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक अपन का स्टोक लॉ, ठीक है। तो देखिए स्टोक लॉ क्या होता है। स्टोक लॉ, तो बच्चों देखो स्टोक लॉ जो होता है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है वो। अब स्टोक लॉ जो होता है वो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट हो, किसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया ये अपन को देखना है। अब देखो लॉ का मतलब क्या होता है कि अपन को याद रखना है वो, ठीक है। तो स्टोक लॉ जो होता है बच्चों, वो फ्लूइड के कारण जो विस्कस फोर्स लगाया जाता है, उस विस्कस फोर्स को निकालने के लिए क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके का था। देखो ये माना कि अपन का कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में मेरा कोई ये लिक्विड भरा हुआ है। और लिक्विड जो भरा हुआ है उसकी डेंसिटी आपको दे के रखी है कितनी, रो। और लिक्विड जो भरा हुआ है उसकी विस्कोसिटी कितनी दे के रखी है, ईटा। अब मैंने इसमें एक बॉल ली ये वाली, और इस बॉल को क्या छोड़ दिया। माना कि इस बॉल की जो स्पीड है वो कितनी है अपन की, b। अच्छा, बॉल की जो रेडियस आपको दे के रखी है बच्चों वो कितनी दे के रखी है, स्मॉल r। ये सारी चीज आपको दी है, ध्यान से सुनना। स्टोक लॉ क्या है अपन का, एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में मैंने क्या लिक्विड भर दिया है, और लिक्विड की डेंसिटी आपको दे के रखी है, और लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो भी आपको दे के रखी है। अब मैंने इसमें एक बॉल को छोड़ दिया है। बॉल जो है वो कैसी है, स्फेरिकल है ये, ध्यान रखना। ये जो मैं अभी इस लॉ से जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकालूंगा वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, अपन का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है वो। तो इसमें जब मैंने एक बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल जो आ रही है इसमें नीचे वो कितनी स्पीड से आ रही है, b स्पीड से आ रही है। तो देखो यदि बॉल लिक्विड में आ रही है तो बॉल पर क्या लिक्विड के कारण फोर्स लग रहे होंगे। अच्छा, लिक्विड के कारण कौन कौन से फोर्स लगते हैं, उनमें अभी तक जो अपन ने पढ़ा है बच्चों, केवल कौन सा पढ़ा है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो बॉयंसी फोर्स पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, बॉयंसी फोर्स। तो देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा है, बॉयंसी फोर्स पढ़ा है। तो एक तो इस पर लगेगा कौन सा, बॉयंसी फोर्स। अच्छा, बॉयंसी फोर्स मैंने मान लियो कितना लग रहा है अपन का, एफ बी। अब देखो बॉयंसी फोर्स के अलावा इस पर एक फोर्स और लगता है, उसको अपन बोलते हैं क्या है, वो होता है अपन का विस्कस फोर्स। कौन सा होता है, विस्कस फोर्स, जो कि अभी तक अपन ने कंसीडर नहीं किया था। तो ध्यान रखना, लिक्विड के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लगते हैं अपन के, दो फोर्स लगते हैं। एक तो कौन सा हो जाता है अपन का, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स क्या होता है अपन का, रो बी डी इंटू जी। और एक दूसरा फोर्स और लगाता है लिक्विड, वो कौन सा होता है अपन का, विस्कस फोर्स। तो एक फोर्स और लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो विस्कस फोर्स है बच्चों, इस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू निकाली जाती है वो किससे निकाली जाती है, स्टोक लॉ से। तो इसमें एक लाइन लिख लेना, स्टोक लॉ बेसिकली इज ए एक्सपेरिमेंट, स्टोक लॉ बेसिकली इज ए एक्सपेरिमेंट। और अगला पॉइंट लिख लो, बाय स्टोक लॉ वी कैन कैलकुलेट, बाय स्टोक लॉ वी कैन कैलकुलेट viscous force on a spherical object। अब देखो ये जब अपन ने प्रैक्टिकल किया था तो ये पूरा एक कैलकुलेशन होती है। इस कैलकुलेशन के बाद अपन को पता लगता है कि ये जो अपन का विस्कस फोर्स होता है, इस विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर बी। क्या होती है, 6 पाई ईटा आर बी। ये अपन के विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है।
अच्छा देखो, ये जो विस्कस फोर्स है ये तो मुझे पता है कि विस्कस फोर्स क्या करता है, जो अपन का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करता है, कम करता है। या फिर विस्कस फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन का काम, फ्रिक्शन फोर्स का काम करता है, जो मोशन की किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि मुझे ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बताओ मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। ये माइनस क्या बता रहा है कि भाई विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है या डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट है। तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस बी वेक्टर के कैसी है, अपन की अपोजिट। अच्छा, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस, और बी क्या अपन की स्पीड। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है कि स्टोक लॉ से बच्चों जो अपन का विस्कस फोर्स आता है वो कितना आता है, 6 पाई ईटा आर बी। याद रखना ये फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, क्योंकि अपन ने एक्सपेरिमेंट में जो लिया वो क्या लिया है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, आपको याद रखना है, ये जैसे मुझे याद है ऐसे क्या करना है, आपको भी याद रखना है। तो ये अपन का स्टोक लॉ है, ठीक है। ये स्टोक लॉ से अपन क्या निकालते हैं, विस्कस फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन का इसी में टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो क्या है वो मैं बता रहा हूं, देखो टर्मिनल वेलोसिटी देखिए, एक अपन ने लिक्विड लिया है, लिक्विड की डेंसिटी आपको देके रखी है कितनी, सिग्मा। और एक मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया है, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी डेंसिटी आपको देके रखी है कितनी, रो। अब इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इस लिक्विड में ऐसे छोड़ दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर बच्चों जो फोर्स लग रहे हो, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो एक तो मुझे पता है कि इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg। और ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे कौन कौन से होंगे, एक तो बॉयंसी फोर्स लिक्विड के कारण, और एक कौन सा अपन का विस्कस फोर्स। इस तरीके से अपन के फोर्स लग रहे होंगे। अब बच्चों एक चीज देखिए कि ये जो mg है ये कैसा होता है, कांस्टेंट। ये मुझे बताओ कि ये अपन का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यदि इस लिक्विड में नीचे की तरफ जाएगा तो mg चेंज होगा क्या, नहीं होगा। mg तो कैसा अपन का कांस्टेंट। इसी तरीके से बच्चों ये जो बॉयंसी फोर्स है ये भी कैसा अपन का कांस्टेंट, क्योंकि बॉयंसी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, रो बी डी इंटू जी। तो देखो रो तो कांस्टेंट है लिक्विड का, ठीक है, जी भी क्या कांस्टेंट, और बी डी क्या अपन का, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के कारण जो अपन का लिक्विड डिस्प्लेस किया जाएगा, फ्लूइड डिस्प्लेस किया जाएगा उसका वॉल्यूम, तो ये भी अपन का कैसा है, कांस्टेंट। क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपन का कहाँ पर है, लिक्विड में, तो डिस्प्लेस किया गया वॉल्यूम हमेशा कितना होगा अपन का, ऑलवेज इसे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, समझ लो इसको बाद में लिखेंगे अपन, कि ये जो अपन का विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स जो होता है अपन का, ये विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है। देखो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मैंने निकाला था, 6 पाई ईटा आर इंटू कितना बी। तो देखो 6 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अच्छा ये ईटा क्या अपन की, ये ईटा होता है अपन का, ये जो लिक्विड दे रखा है इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी अपन का क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा आर ऑब्जेक्ट जो दे रखा है उसकी रेडियस भी कैसी होगी अपन की, कांस्टेंट। तो यहां से मुझे एक बात तो पता लग रहा है कि ये विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्पीड, वेलोसिटी। तो बच्चों देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा अपन का, वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताइए कि इनिशियल कंडीशन में जब इसको जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, तो बच्चों एक बात मुझे बताइए कि जस्ट मैंने जब ऑब्जेक्ट को छोड़ा है तो उस वाली कंडीशन में विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। क्योंकि इनिशियली अपन की स्पीड कितनी है, जीरो। तो इनिशियली यदि स्पीड जीरो है तो मुझे बताओ विस्कस फोर्स कितना होगा अपन का, जीरो। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लगेगा, एम जी माइनस एफ बी। और इस एम जी माइनस एफ बी के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त करेगा अपन का, क्या ले लेगा, एक्सलेट हो जाएगा। ये क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। बताओ इस नेट फोर्स के कारण एक्सलेट होना शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा इसका, ये विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी।
तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी स्पीड ऐसी हो जाती है कि अपन का विस्कस फोर्स जो होता है वो इस नेट फोर्स के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? नेट फोर्स के इक्वल। तो जब विस्कस फोर्स की वैल्यू नेट फोर्स के इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि अब इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0। भाई नेट फोर्स किधर लग रहा है? mg माइनस एफ बी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। उसके कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या हो रहा है? एक्सलेट हो रहा है। धीरे धीरे क्या बढ़ रही है? स्पीड बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स की वैल्यू भी क्या करेगी अपन की? बढ़ेगी, क्योंकि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, जब धीरे धीरे विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स की एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां पर उसका मान mg माइनस एफ बी के कैसा हो जाता है? इक्वल। भाई ये जो है, इसी के कारण तो अपन को क्या मिल रहा है? विस्कस फोर्स मिल रहा है। तो देखो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड की एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां पर ये विस्कस फोर्स की वैल्यू mg माइनस एफ बी के इक्वल हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो अब कितना हो गया? 0। तो देखो, ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जब 0 हो जाता है, उस वाली कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा से सुनो, जब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उस स्पीड को अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट मुझे मिल गया यहां से कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कि ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट स्पीड जिस पर नेट फोर्स कितना हो उस पर 0, उसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? यदि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप लोग सबसे पहले तो डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। लिखो, व्हेन इनिशियली when initially object is released in liquid, then velocity of object is equal to 0, and we know that viscous force is directly proportional to क्या होता है? velocity। अगली लाइन में लिखो, it means initially viscous force is equal to कितना होगा? 0। अगली लाइन में लिखो, इनिशियली नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg माइनस एफ बी। और ये mg माइनस एफ बी किसके इक्वल होगा? ma के इक्वल। लिख लो, ड्यू टू दिस नेट फोर्स ऑब्जेक्ट विल एक्सलरेट and velocity of object will increase, and finally viscous force is also increase। आगे लिखो, at a certain instant viscous force become equal to mg minus fb, mg minus fb। it means net force on object is equal to 0। net force on object is equal to 0,
पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो द सॉलिड बॉडी falls with a constant velocity. Solid body falls with a constant velocity when net force on body become zero. When net force on body become zero, then this constant velocity is known as terminal velocity. Then this constant velocity is known as terminal velocity. अब देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए चलो लिख लो, ये चीजें लिख लो। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, eta इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, और bt इज इक्वल टू लिख लेना टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो कंडीशन कैसी है कि ये जो अपन का ऑब्जेक्ट है ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट यदि टर्मिनल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो वो कब हो सकता है, जब इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना हो जाए अपन का, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि ये mg किसके इक्वल हो जाए, fb प्लस fb के बराबर, ठीक है। या फिर जो नेट फोर्स अपन का इनिशियली लग रहा था mg माइनस fb, वो किसके इक्वल हो जाए अपन का, विस्कस फोर्स के इक्वल, ठीक है। तो याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ऑन बॉडी कितना हो जाएगा, जीरो। तो बताओ मुझे क्या करना है, वही करना है कि नेट फोर्स जो है बॉडी पर एफ बी प्लस एफ बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम जी के इक्वल। बताइए एफ बी की वैल्यू क्या होगी, रो लिक्विड है, रो लिक्विड कितना अपन का सिग्मा, बी डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल। ऑब्जेक्ट कैसा अपन का है, स्फेरिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो रो बी डिस्प्लेस इनटू कितना हो गया, जी। तो ये तो वैल्यू हो गई बच्चों अपन की बॉयंसी फोर्स की। अच्छा मुझे बताओ ये जो होता है अपन का विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, 6 पाई ईटा आर इंटू कितना बी, और बी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी टी के इक्वल। बताओ ये किसके इक्वल होगा अपन का, एम जी के इक्वल। बताओ एम की वैल्यू क्या होगी, m बराबर कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है रो, वॉल्यूम कितना, वही 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, साथ में कितना है जी। अब फाइनली जो मुझे वैल्यू निकालनी है बच्चों, किसकी निकालनी है, बीटी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 6 पाई ईटा आर बीटी को मैंने एक तरफ ले लिया और इनको मैं एक तरफ लेके आ गया। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, तो क्या कॉमन आ गया। फाइनली बचा क्या अपन का, रो माइनस कितना सिग्मा। देखो पाई से पाई कैंसिल अपन का, एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली जो बीटी की वैल्यू अपन की बच रही है वो हो गई कितनी, देखो ये हो गया अपन का 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 2 तिया 6। तो फाइनली बच रहा अपन का 2/9, ठीक है। ये आर स्क्वायर, ठीक है, साथ में जी इंटू कितना रो माइनस सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा अपन का, ये देखो ये हो गया, इस 3 को तो मैं ले गया तो 9 बन गया। तो ये बचा कितना ईटा, कितना बचा ईटा। तो फाइनली अपन की टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वो कितना हो गया ये। अब बच्चों ये आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट अपन यूज करेंगे, नहीं तो आपको क्या ये तरीका याद होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे।
तो टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? जब नेट फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू कितना होता है? 0। तो उस कंडीशन में जो बॉडी अपन की मोशन कर रही होती है जिस स्पीड से, उसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया? इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। चलो लिखिए क्वेश्चन। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, the terminal velocity of a liquid drop of radius small r falling through air is b if two such drop are combined to form a bigger drop. If two such drops are combined to form a bigger drop, the terminal velocity with which the bigger drop falls through air is। करिए इसको। देखिए कैसे करेंगे। हिंट दे रहा हूं, आपको करना है बस। ये माना कि अपन की एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस कितनी है अपन की? आर, और ये किस टर्मिनल स्पीड से अपन की फॉल कर रही है? बी से। अब आपसे बोला है कि ऐसी दो अपन की ड्रॉप माना कि मिल जाएं, तो बताओ दो ड्रॉप मिलेंगी तो एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी। मैंने मान लिया उस बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना है अपन का? कैपिटल आर। तो आपको बताना है ये किस टर्मिनल स्पीड से अपन की फॉल करेगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये कैपिटल आर यदि मुझे निकालना तो कैसे निकालूंगा बताओ? इस एक बॉल का या इस एक ड्रॉप का अपन का जो वॉल्यूम होगा कितना? 4/3 पाई r क्यूब। स्फेरिकल है अपन की ड्रॉप। तो बताओ दो ड्रॉप का कितना हो जाएगा? × 2। और बताओ दो ड्रॉप का ये वाला वॉल्यूम मिलके ही कितनी ड्रॉप बना रहा है अपन की? एक बड़ी वाली ड्रॉप बना रहा है। तो बताओ बड़ी वाली ड्रॉप का कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R³ तो ये 4/3 से 4/3। तो यहाँ से मुझे देखो 2r³ बराबर r³। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या मिल गया? रिलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये रहा। तो मुझे बताओ जी कांस्टेंट रहेगा भाई, एक हो चाहे दो हो, कितनी भी बड़ी ड्रॉप हो तो जी तो हमेशा उसके लिए उतना ही है। बताओ ये ड्रॉप है जिससे मीडियम में अपन की फॉल कर रही है, उस मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसी रहेगी? यही। अच्छा ड्रॉप जिसकी बनी हुई है उसकी डेंसिटी कैसी रहेगी? उतनी। और लिक्विड की डेंसिटी कितनी रहेगी? उतनी, जिसमें वो क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो फाइनली देखो बीटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² पर। तो कैसे करेंगे? BT1/BT2 इज इक्वल टू कितना? R1² अपॉन क्या? R2²। कर लो, यहां से कर लोगे ना? तो ऐसे इसमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग करना। नेक्स्ट टॉपिक अपन का रेनॉल्ड्स नंबर, ये लास्ट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का अपन का, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर को अपन बताते हैं किससे? आर से। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? ये रेनॉल्ड्स नंबर अपन का एक ऐसा नंबर है जिसमें अपन ये पता लगाते हैं जिससे कि पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो अपन का लेमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है, ये अपन पता लगाते हैं पाइप फ्लो में। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग डायरेक्ट याद रख लें। तो रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है रो BD अपॉन कितना है? ईटा। रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी जो पाइप में फ्लो कर रहा है, बी क्या है? स्पीड, और डी क्या है? पाइप डाया, और ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये लिख के इसमें एक लाइन लिख लेना, बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर
we can find out type of flow. We can find out type of flow. लिख लेना, if Reynolds number is less than 2000 से लेस देन है तो फ्लो कैसा होगा अपन का, स्टेडी फ्लो, या फिर उसको और क्या बोलते हैं अपन, लेमिनार फ्लो। इसके लिए और क्या दूसरा नाम दिया था अपन ने, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो भी नाम दिया था। और इफ आर ई इज ग्रेटर देन अपन का 4000 तो फ्लो कैसा होगा अपन का, टर्बुलेंट फ्लो, या फिर क्या होगा अपन का, जिगजैग फ्लो। तो बताओ, ये याद रह जाएगा आपको, इतना सा याद रखना है बस। तो ये अपन का कंप्लीट हो गया है विस्कोसिटी वाला चैप्टर, और इसी के साथ अपन की फ्लूइड मैकेनिक्स भी क्या हो गई, कंप्लीट। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और जो डाउट हो वो मेरे से कांटेक्ट करें डाउट के लिए। तो एक बार आप ये पढ़ने के बाद पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को एक बार रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लेके बैठें, ऐसा नहीं कि एक पढ़ लिया और फिर से क्वेश्चन लेके बैठ गए। तो ये विस्कोसिटी के साथ ही अपन की फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म, और इसके बाद अपन शुरू करेंगे वेब थ्योरी। थैंक यू।